मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। कुछ लोगों का उदाहरण बनाना पड़ेगा, कुछ लोगों को मिट्टी में मिलाना पड़ेगा। अब कुछ स्कूल मिट्टी में मिला। सीएम योगी के माफियाओं को मिट्टी में मिला देने वाले बयान के बाद अब स्कूल की मनमानी वसूली पर भाजपा विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी का बयान, अवैध वसूली करने वाले स्कूलों को मिट्टी में मिला देंगे। बता दें, इन दोनों प्राइवेट स्कूल की मनमानी हर साल किताब बदलने और किताबें के नाम पर मनमानी वसूली का मामला चर्चा में है। बीते दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट कबार संगठन ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की थी, जिसमें कहा गया था कि प्राइवेट स्कूल की मनमानी तरीके से हर साल किताब बदलवाने से परिजनों को बच्चों के परेशानी का सामना उठाना पड़ता है और महंगे दामों पर किताब बेची जाती है, जिससे कि बच्चों के परिवार वालों को समस्या हो रही है और लोगों को अब बच्चों को पढ़ने में परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं इस मामले पर अब अलग अलग लोगों प्रतिक्रिया भी आने लग गई है। वहीं शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने इस पर चिंता जाहिर करते हुए सख्त कार्रवाई की बात कही और कहा कि जो मनमानी वसूली करेगा उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इससे पहले माफिया अतीक के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिट्टी में मिला देने वाला बयान दिया था। वहीं अब मनमानी तरीके से नियम के विरुद्ध वसूली करने वाले स्कूलों को मिट्टी में मिला देने का बयान भाजपा के शहर उत्तरी विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी ने दिया है। फिलहाल अब देखना होगा कि प्राइवेट स्कूल की मनमानी वसूली किस तरह से योगी सरकार रुकती है और अवैध वसूली करने वालों पर विधायक जी का मिट्टी में मिला देने वाला दावा कितना पूरा होता है। देखिए, हमारी सरकार ने पहले भी इस बात का संज्ञान लिया है कि स्कूल्स अनाप शनाप पैसा बढ़ाते हैं और इसीलिए विधानसभा से कानून पारित है जिसमें 10% से ज्यादा किसी भी साल में फीस नहीं। जो पहले लोग डबल कर देते थे, 1.5 गुना, वो अब नहीं हो सकता। लेकिन मेरे संज्ञान में यह आया, कई पेरेंट्स और अभिभावक मेरे पास आए हैं और ये बात बताते हैं कि अन्य हेड्स पे एडमिशन के नाम पे वन टाइम एडमिशन फीस और मंथली फीस के अलावा और यूनिफॉर्म में अलग अलग चीज़ों के नाम पे और बुक्स को बदल बदल के, तो ये जो ऑक्सिलरी हेड्स मैं कहूँगा, ये इनके नाम पे जो फीस में नहीं बढ़ा पा रहे हैं वो इन हेड्स से पैसा वसूल है। तो डेफिनेटली ये लूप होल ढूंढने की एक तरीके से कानून का को बाईपास करने की loophole ढूंढते जा रहे हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी संज्ञान लेके ये कानून पारित किया था और उनको मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ और उनसे मैं बात करूँगा इन लूप होल्स को भी बंद किया जाए और उन कानून में इन हेड्स को भी इंक्लूड किया जाए कि किताबें बार बार ना बदली जाए और फॉर्म्स के नाम पे पैसा ना लिया जाए। ये वन टाइम एडमिशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, ये सब जो लेते हैं वो सबको भी वही 10% का पार्ट बनाया जाए नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा समाधान इसका है कि सरकारी स्कूल जो है हमारे जीआईसी और बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के जो स्कूल्स हैं उनका स्तर इतना बढ़ाया जाए, जो लोग जो आज अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में और बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं वो सरकारी स्कूलों में भेजें। और इसका हमारे पीछे नज़ीर भी है। पहले आप देखा जाए तो जीआईसी से पढ़ के लोग आईएएस अफसर और आईपीएस अफसर बने हैं और आज भी केंद्रीय विद्यालय और आर्मी स्कूल के लिए कितनी डिमांड और सिफारिश आती है, वो भी सरकार के स्कूल हैं। तो अगर केंद्रीय विद्यालय और आर्मी स्कूल अच्छे चल सकते हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के भी जो स्कूल है और जो एडेड स्कूल हैं उनको इन लेवल पे लाया जा सकता है कि लोग इस तरह के महंगे स्कूलों में अपने बच्चों को भेजे ही ना। ये फीस नाम हटा के वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस, डोनेशन, वन टाइम एडमिशन फीस, ये सब चीज़ें जो ले रहे हैं, ये एक तरीके से ये जो 10% का कानून बन गया था उसको सरकमवेंट करने का तरीका है, उसका लूप होल निकालने का तरीका है। इसको बंद करना जरूरी है और इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को जरूर आपके माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूँ, अभिभावकों को बताना चाहता हूँ कि इन लूप होल्स को बंद करने के लिए ज्ञापन भी दूंगा और उनसे बात भी करूंगा कि इसको करना जरूरी है। जाहिर सी बात है, जब जो कानून कानून बनाया इसीलिए जाता है, जब उसका उल्लंघन करेंगे स्कूल और एजुकेशन की जगह धन उगाही अगर उपदेश हो जाएगा तो कुछ लोगों का उदाहरण बनाना पड़ेगा, कुछ लोगों को मिट्टी में मिलाना पड़ेगा। अब कुछ स्कूल मिट्टी में मिलाए जाएंगे अपने आप, बाकी सब ठीक हो जाएंगे। प्रयागराज के करेली में माफिया अशरफ के गनर रहे प्रॉपर्टी डीलर इरफान 45 की सरेशाम गोली मारकर हत्या का मास्टरमाइंड अतीक अहमद का शूटर आसिफ दुर्रानी तीसरे दिन भी हाथ नहीं आया।
पुलिस उसके भाई को भी पकड़ नहीं पाई। हालांकि रेकी करने वाले मो हुसैन उर्फ प्लम्बर और एक अन्य मो वसीम को गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए पुलिस ने मामले के खुलासे का दावा जरूर किया है। पुलिस का दावा है कि मो हुसैन ने ही रेकी की थी और उसने ही आसिफ दुर्रानी को व्हाट्सएप कॉल से खबर की थी कि इरफान चाय की दुकान पर बैठा है। इसके बाद ही दुर्रानी ने अपने भाई राशिद, दिलशाद उर्फ साफान और वसीम ने वारदात अंजाम दी। हुसैन व वसीम दोनों करेली के ही रहने वाले हैं। पुलिस की पूछताछ में दोनों ने ये भी बताया कि इस घटना में कुल 6 लोग शामिल थे। इनमें से 2 ने वारदात को अंजाम दिया, जबकि घटनास्थल से कुछ दूर पर आसिफ और वसीम दूसरी बाइक पर मौजूद रहे। उधर आसिफ का भाई राशिद और रेकी करने वाला हुसैन साजिश में शामिल रहे। फिलहाल अब तक गोली मारने वाले 2 बदमाश हाथ नहीं आए हैं। दोनों कहां के हैं, इस बारे में भी हुसैन व वसीम कुछ बता नहीं पाए हैं। हुसैन ने पुलिस को बताया है कि उसे सिर्फ रेकी करने को कहा गया था, जबकि वसीम ने बताया है कि उसे आसिफ ये कहकर साथ ले गया था कि बड़ा काम करना है। पूछताछ में दोनों ने ये भी बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद चारों लोग 2 बाइकों से एक साथ लौटे। एक बाइक खुद दुर्रानी चला रहा था और वसीम पीछे बैठा था, जबकि दूसरी बाइक पर 2 शूटर थे। यही वजह रही कि लौटते वक्त चारों साथ नजर आए। पूछताछ में ये भी साफ हो गया कि जिन 2 शूटरों ने गोली चलाई उन्होंने ही अपने चेहरे भी ढक रखे थे। एक ने अपने चेहरे पर मफलर जैसी चीज, जबकि दूसरे ने नारंगी रंग का कपड़ा बांध रखा था। पुलिस का दावा है कि अब तक की पूछताछ में जमीन के विवाद में घटना अंजाम देने की बात सामने आई है। पकड़े गए दोनों बदमाशों ने बताया है कि कुछ साल पहले तक इरफान व आसिफ दुर्रानी पार्टनरशिप में जमीन का काम करते थे। बाद में एक जमीन को लेकर ही उनके बीच विवाद हो गया और इसे लेकर भी दोनों में खुन्नस थी। यही खुन्नस वारदात की वजह बनी। मोहम्मद इरफान नामक व्यक्ति की गोली मारी गई थी, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हुई थी। तो उसमें 2 लोगों को नामजद करते हुए FIR उसी दिन पंजीकृत की गई थी। इस पूरे मामले में 5 टीमें पुलिस की लगी हुई थी, जिसमें 2 व्यक्तियों को, जिसमें से एक व्यक्ति रेकी करने वाला है और एक अन्य व्यक्ति है, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और मुख्य आरोपी आसिफ है, जिसका नाम सामने आ रहा है, उसकी गिरफ्तार के लिए बड़े से बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। कितनी टीमें लगाई गई हैं? 5 टीमें लगाई गई हैं, जिसमें SOG सर्विलांस और अन्य थानों की टीमें भी शामिल हैं। अच्छा, क्या ऐसी CCTV फुटेज भी आया है सामने से? सभी कई सारे CCTV फुटेज हैं, उसमें खंगाले जा रहे हैं, जिसमें जो हमलावर है वो बाइक से आते हुए दिखाई दिए और उसके जो ट्रेस है वो भी किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सर, क्या कोई मोटिव भी पता लगा है? अभी तक क्लियर मोटिव सामने नहीं आया है, लेकिन जैसा मैनुअल इनपुट से पता चल रहा है कि इनका कोई ज़मीनी विवाद पहले से भी था और भी इनके कई सारे आपस में विवाद चले आ रहे हैं, जिनकी वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी है क्या वो अति गैंग को भी मेंबर है? अभी तक क्लियर कट इसमें कुछ एस्टेब्लिशमेंट सामने नहीं आ पाया है। दोनों ही जो आरोपी भी हैं और जो मृतक है, दोनों ही मुस्लिम समाज की गद्दी बिरादरी से आते हैं। तो अभी तक इतनी ही जानकारी हो पाई है और आगे भी पूरी तरह से इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रहा है। सिटी जोन की धूमनगंज थाना पुलिस और नारकोटिक्स टास्क फोर्स को मिली बड़ी कामयाबी। नशे के 3 सौदागरों को संयुक्त पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार। पुलिस टीम ने सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन के पीछे गली से अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से 5 पैकेट 704.88 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। बरामद स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 1,40,97,600 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने सचिन पासी, राहुल कुमार और नितेश कुमार के पास से 3 मोबाइल फोन और 1,200 रुपये नकद बरामद किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ धूमनगंज थाने में NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी है। अभियुक्त सचिन पासी के खिलाफ विभिन्न थानों में 08, राहुल कुमार के खिलाफ 02 और नितेश कुमार के खिलाफ 02 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार अभियुक्त प्रयागराज और आसपास के जिलों में स्मैक की सप्लाई करते थे। अभियुक्तों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के लिए पुलिस कमिश्नर प्रयागराज जोगिंदर कुमार ने 50,000 के इनाम की घोषणा की है। DCP सिटी मनीष कुमार शांडिल्य के मुताबिक अभियुक्तों के पूरे नेटवर्क को पुलिस खंगालने की कोशिश कर रही है। गिरफ्तार अभियुक्त 27 वर्षीय सचिन पासी, 22 वर्षीय राहुल कुमार और 32 वर्षीय नितेश कुमार 3 तार बाग धूमनगंज के रहने वाले हैं। पुलिस तीनों अभियुक्तों को कस्टडी रिमांड पर लेकर भी पूछताछ करेगी। DCP सिटी के मुताबिक तीनों अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
31 मार्च को भी धूमनगंज थाना पुलिस में 1,45,00,000 की स्मैक पकड़ी गई थी। 15 दिन के अंदर ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। परसों शाम को मोहम्मद इरफान नामक व्यक्ति की गोली मारी गई थी, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हुई थी। तो उसमें 2 लोगों को नामजद करते हुए एफआईआर उसी दिन पंजीकृत की गई थी। इस पूरे मामले में 5 टीमें पुलिस की लगी हुई थी, जिसमें 2 व्यक्तियों को, जिसमें से एक व्यक्ति रेकी करने वाला है और एक अन्य व्यक्ति है, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और मुख्य आरोपी आसिफ है, जिसका नाम सामने आ रहा है, उसकी गिरफ्तारी के लिए बड़े से बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। कितनी टीमें लगाई गई हैं? 5 टीमें लगाई गई हैं, जिसमें एसओजी सर्विलांस और अन्य थानों की टीमें भी शामिल हैं। अच्छा, क्या ऐसे सीसीटीवी फुटेज भी आया है सामने से? सभी कई सारे सीसीटीवी फुटेज हैं, उसमें खंगाले जा रहे हैं, जिसमें जो हमलावर है वो बाइक से आते हुए दिखाई दिए और उसके जो ट्रेस है वो भी किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सर, क्या कोई मोटिव भी पता लगा है? अभी तक क्लियर मोटिव सामने नहीं आया है, लेकिन जैसा मैनुअल इनपुट से पता चल रहा है कि इनका कोई ज़मीनी विवाद पहले से भी था और भी इनके कई सारे आपस में विवाद चले आ रहे हैं, जिनकी वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी है, क्या वो अपनी गैंग को भी मेंबर है? ऐसी बात है? अभी तक क्लियर कट इसमें कुछ एस्टेब्लिशमेंट सामने नहीं आ पाया है। दोनों ही जो आरोपी भी हैं और जो मृतक है, दोनों ही मुस्लिम समाज की गद्दी बिरादरी से आते हैं। तो अभी तक इतनी ही जानकारी हो पाई है और आगे भी पूरी तरह से इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रहा है। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित की जाए की प्रयागराज से उठी मांग, इलाहाबाद जन कल्याण समिति ने राष्ट्रपति के नाम एडीएम सिटी सौंपा ज्ञापन। इलाहाबाद जन कल्याण समिति द्वारा देश की आस्था, संस्कृति एवं परंपरा से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर एक अहम पहल करते हुए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रयागराज में एडीएम सिटी के माध्यम से प्रेषित किया गया। कार्यक्रम के दौरान ज्ञापन को एडवोकेट हंजला फारूकी द्वारा पढ़कर सुनाया गया। उन्होंने कहा कि यह मांग कोई नई नहीं है, बल्कि पिछले कई वर्षों से लगातार उठाई जा रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश भर में करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ी ये मांग को अब और अधिक समय तक नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इस अवसर पर समिति के सचिव परशुराम चौहान ने कहा कि वे पिछले 10 वर्षों से लगातार इस विषय पर कार्य कर रहे हैं और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने की मांग को विभिन्न मंचों के माध्यम से उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि सरकार इस पर ठोस निर्णय ले। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गाय का विशेष एवं पूजनीय स्थान है। गाय को मातृत्व, सेवा और धार्मिक आस्था का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में उसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा प्रदान कर उसके संरक्षण एवं संवर्धन के लिए ठोस एवं प्रभावी कदम उठाए जाने आवश्यक हैं। समिति ने ये भी कहा कि यह मांग जनभावनाओं से जुड़ी हुई है, इसलिए सरकार को इस विषय पर गंभीरता से विचार करते हुए शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। ज्ञापन कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से परशुराम चौहान, एडवोकेट फरीदुद्दीन मोहम्मद मुस्तकीम, एडवोकेट नफीस अहमद, एडवोकेट सरफराज, एडवोकेट अतुल, एडवोकेट घनश्याम, एडवोकेट ओम प्रकाश मिश्रा, राम अभिलाष शुक्ला, गुलाब सिंह एडवोकेट सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।